अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं प्रोग्राम खबर ये है। मैं हूं शाजिया अकरम। प्रोग्राम में मेरे साथ समी इब्राहिम है और सईद काजी। नाजरीन, आज हम बात करेंगे कि एमक्यूएम के कायल अल्ताफ हुसैन ने कारकुनों से राय तलब की है कि इस मुश्किल सूरत हाल में क्या वो तहरीकी क़यादत और सियासत से अलग हो जाएं, जबकि दूसरी जानिब एमक्यूएम के कारकुनों ने अल्ताफ हुसैन से पार्टी क़यादत और सियासत का छोड़ने की पेशकश की है और कहा है कि हमें अल्ताफ हुसैन पर एतमाद है, हम चाहते हैं कि आप हमारी रहनुमाई लंदन में बैठ के ही करें। आज हम इस पर बात करेंगे। साथ ही हम बात करेंगे फैसलाबाद की, जहां के सनतकारों ने गैस लोड शेडिंग का शेड्यूल मुस्तरद करते हुए जबरदस्ती आज फैक्ट्रियां चलाने का ऐलान कर दिया है। दूसरी जानिब वजीर खजाना डॉक्टर अब्दुल हफीज शेख की जेर सदारत इक्तिसादी राबता कमेटी का इजलास भी आज होगा। इस इजलास में गाड़ियों में सीएनजी के इस्तेमाल के बारे में वजारत पेट्रोलियम समरी भी पेश करेगी, जिसमें सीएनजी को पब्लिक ट्रांसपोर्ट तक महदूद करने की तजवीज दी गई है। इस पर आज हम बात करेंगे। सवाल हमारा आज का यह है कि पाकिस्तान में तवानाई के बहरान का जिम्मेदार कौन है? आप इस पर अपनी राय दीजिए, हमें ईमेल कीजिए, एसएमएस कीजिए या टेलीफोन कॉल के जरिए हमारे इस सवाल का जवाब दीजिए। आज हमारे प्रोग्राम में मौजूद हैं खास तौर पर आफ्ताब गुल साहब हैं, सियासी दानिश्वर हैं। आज हम इनसे बात करेंगे 16 दिसंबर को आप जानते हैं सकूत ढाका हुआ, ढाका फॉल हुआ। इनसे हम बात करेंगे कि इनके नज़दीक ये बताया गया है कि जुल्फ़िकार भुट्टो के करीबी साथियों में से उनके साथ उस वक्त बैठते थे। इनकी काफ़ी गहरी नज़र है इस वाक़े पर कि जो कहा जा रहा है, एक बहस है कि कौन आया किस वाक़े की जिम्मेदार था, मुजीबुर रहमान, जनरल याया खान या जुल्फ़िकार अली भुट्टो। इस पर इनके आंखों देखा कुछ हाल है, यह हमारे इस प्रोग्राम में आप सबसे हमसे शेयर करेंगे। इसके अलावा और बहुत सी आप खबरें आपके साथ शेयर करने के लिए रोजाना की तरह सबसे पहले पूछेंगे काजी साहब से। जी काजी साहब। शाजिया, आज एक पब्लिक अकाउंट्स कमेटी की मीटिंग हो रही है, क्योंकि पिछले हफ्ते हमारे वजीर ख़जाना ने बताया था कि 650 अरब रुपए की जो टैक्स एग्जेम्पशन दी गई है, जिसे SORs आप कहते हैं, और उसके ज़रिए और उसमें कौन लोग इसके बेनिफिशरी हैं, ये रकम हमने जितने IMF से पैसे लिए उससे ज़्यादा है। हाँ। पिछले 4-5 सालों में जितनी हमने इमदाद ली है उससे ज़्यादा है। तो ये क्या कहानी है और आज पब्लिक अकाउंट्स कमेटी से कहाँ तक टेकअप कर सकती है, क्योंकि ये बहुत बड़े पावरफुल लोग हैं। बहरहाल आज इसमें हम ये देखेंगे। और सेकेंडली, कशमाला तारक साहिबा का एक बयान है। इमरान खान साहब ने कहा था कि ये जो ख़वातीन असम्बलियों में लाई जाती हैं गैर मुंतखब, जो सीट जब इलेक्शन लड़के ऊपर नहीं आती, तो इसका कोई ख़ास इनका कोई यूटिलिटी नहीं है। इस पर उन्होंने एतराज़ किया है कि नहीं, इनकी बड़ी यूटिलिटी। ये देखेंगे क्या है यूटिलिटी इनकी। ओवरऑल जो औरतें हैं इस मुल्क में, जिस तरह हमने पिछली स्टोरी की थी कि 3/4 ऑफ गर्ल्स जो हैं वो स्कूल नहीं जा सकती, और एक बहुत बड़ी वर्क फोर्स है देहातों में जो कि ना यूनियनाइज्ड है ना उसके कोई राइट्स। तो ये क्या काम करती हैं, ये कहाँ से लोग आते हैं, इन्हें कहाँ कैसे लाया जाता है, ये भी एक लोग कहते हैं कि अक्सर तो रिश्तेदार हैं, इवन बहुत से लोगों के हम नाम भी ले सकते हैं। तो क्या इसका फ़ायदा हुआ इस तजुर्बे का? और आखिर में हम बात करेंगे, एक करारदाद सेनेट में पास हुई है बूढ़े लोगों के बारे में, जिस पे इलियास बलोच साहब ने समी साहब बड़ी अच्छी बात की। उन्होंने कहा कि बूढ़े लोगों के लिए कोई ओल्ड होम बना दिया जाए, तो उन्होंने कहा कि ये बड़ी शर्मनाक बात है। अब इलियास बलोच साहब तो ये कह सकते हैं बहुत बड़े खानवादे के आदमी हैं, उन्हें नहीं पता कि 70-80% मुल्क में जो बूढ़े हैं उनके बच्चे उनकी कोई अशकोई नहीं कर सकते, और वो फितरत और हालात के रहम करम पर हैं। तो ऐसा करारदाद तो पास होने दे, काम तो यहाँ होना है या नहीं होना वो बाद में देखेंगे। इन खबरों पर बात करेंगे। शाजिया, अमरीकी रियासत कनेक्टिकट के शहर न्यू टाउन में एक वाक़या हुआ था चंद दिन पहले, और स्कूल में 20 बच्चों समेत 26 अफराद को मार दिया गया था। आज मैंने जो खबर चुनी है वो गार्जियन का एक न्यूज़ आर्टिकल है, जिसमें ये कहा गया है कि अमेरिका में जो मरने वाले बच्चे थे उन पर तो बहुत लोग रोए और मीडिया ने उसको दुरुस्त अंदाज में हाईलाइट किया, लेकिन पाकिस्तान के KPK और ट्राइबल एरिया में जो मासूम बच्चे ड्रोन हमलों का शिकार हुए हैं, उन पर अश्क शोई करने वाला कोई नहीं। उसके लिए ना कोई सदारती आंसू हैं, ना कोई सदारती तकारीर हैं। आज उसका इस आर्टिकल के जिक्र करेंगे कि क्या वो मिजरी है जो उन्होंने हाईलाइट की है। दूसरा शाजिया, कुछ मैं फॉलो कर रहा था अमेरिकन मीडिया में गुज़श्ता चंद दिनों से बहुत ज़्यादा कहा जा रहा है अमेरिकी एडमिनिस्ट्रेशन को कि आप अफ़गानिस्तान से अपने जो ट्रूप्स हैं उनको फौरी तौर पर आप विड्रॉ करें, 2014 का भी इंतज़ार करने की ज़रूरत नहीं। इस हवाले से आज मैं ख़ास तौर पर एक न्यूयॉर्क टाइम्स का एडिटोरियल है उस पर बात करूंगा कि उन्होंने कौन से फैक्ट्स की बुनियाद पर यह कहा है कि फौरी तौर पर वहाँ से हमें निकल आना चाहिए। तीसरी एक स्टोरी और आई है, पाकिस्तान का न्यूक्लियर प्रोग्राम हमेशा से पूरी दुनिया के लिए एक बड़ा दिलचस्पी उसमें रही है। तो कुछ डॉक्यूमेंट्स रिलीज़ हुए हैं जिसमें यह बताया गया है कि किस तरह एक इसराइली जो एजेंट था, वैसे तो वो अमरीकी नेवी में काम करता था,
लेकिन उसने इसराइल के लिए भी जासूसी की और पाकिस्तान के जो न्यूक्लियर हमारे जो प्रोग्राम था उसके बारे में जो इन्फॉर्मेशन थी, किस तरह उसने इसराइल को पास की आज और क्या क्या वो इन्फॉर्मेशन थी और किस तरह 80 की दहाई में अमेरिका पाकिस्तान के न्यूक्लियर प्रोग्राम की तरफ उसकी तवज्जो रही, इस पर आज नज़र डालेंगे। और फिर आखिर में खबर मैंने चुनी है शाजिया कि जो यूनिवर्सिटीज़ एक्ट में तरमीम की गई है, क्योंकि ये खबर आई कि ये इतला थी कि पंजाब की बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ में जो वाइस चांसलर्स हैं उन्होंने अपनी मर्ज़ी से बहुत सारी तैनातियाँ और तकर्रियाँ की हैं और ख़ास तौर पर इस हवाले से जिक्र करेंगे फैसलाबाद यूनिवर्सिटी का, जिसमें तकरीबन 700 तकर्रियाँ की गई जो मजाज अथॉरिटी है उसकी अप्रूवल के बगैर। ठीक है, लेकिन सबसे पहले आज हमें बात करनी है एमक्यूएम कायद अल्ताफ हुसैन की, जिन्होंने ये कहा है कि अगर मैं अपनी ज़ात पर डटा रहा तो मुझे डर है कि हालात ज़्यादा ख़राब ना हो जाए। तो इसी वजह से शायद उन्होंने अपने कारकुनों से, अपनी जो पार्टी के और लोग हैं उनसे मशवरा मांगा है कि मैं सियासत छोड़ दूँ। क्या यही वजह हो सकती है उनकी राय मांगने की कि हालात मजीद मुल्क के ख़राब ना हो जाए? जिस तरह आपने देखा एमक्यूएम के जो लोग हैं, उनके जो कारकुनान हैं, सड़कों पर रैलियाँ निकाल रहे हैं, एहतजाज कर रहे हैं, मुजाहरे कर रहे हैं। शायद ये एमक्यूएम जो है वो एक बड़ी मुनज़्ज़म सियासी जमात है। पाकिस्तान की कोई सियासी जमात इस तरह मुनज़्ज़म नहीं है। मेरा ख्याल है कि जमात इस्लामी भी इस तरह मुनज़्ज़म नहीं है जैसे वो मुनज़्ज़म है। जैसे ही ये उनका सुप्रीम कोर्ट के साथ तनाज़ा शुरू हुआ तो उसके बाद हमने देखा कि मुख्तलिफ शहरों में हड़तालें हुई। तो ये कहा गया कि इसकी एमक्यूएम ने तो अपील नहीं की, लोग खुद उनकी मोहब्बत में सामने आ गए। और हमेशा से ऐसा हुआ है कि जब भी कभी एमक्यूएम की लीडरशिप पर इस तरह की कोई सिचुएशन आई है तो उसमें फौरी तौर पर एमक्यूएम के लीडर ने साथ दिया नहीं, लीडर की जानिब से ये कहा गया कि मैं इस्तीफ़ा दे रहा हूँ या मैं हट रहा हूँ। इन ए वे उन्होंने अपनी जमात से दोबारा जो एक मैंडेट है या वोट ऑफ कॉन्फिडेंस है वो लेने की कोशिश की है। तो मेरा ख्याल है वो इस कोशिश में रात पूरी तरह कामयाब नजर आए। उन्होंने कहा मैं अलहदा हो रहा हूँ। फौरी तौर पर एमक्यूएम के लोग जलील ने तो कहा वो पाकिस्तान भी नहीं आ रहा है। जी, पाकिस्तान तो नहीं आ रहा है, लेकिन असल मसला ये था कि वो अपनी पार्टी से एक न्यू वोट ऑफ कॉन्फिडेंस लेना चाह रहे थे अपने वर्कर से, जो उनको मिल गया है। तो जो अब वो आज 3 बजे उन्होंने खिताब भी करना है पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक, उसमें वो को अपनी नई हिकमत अमली ऐलान करेंगे, लेकिन अभी तक उन्होंने जो वोट ऑफ कॉन्फिडेंस लेना था उनकी जमात ने वो उनको दे दिया। ठीक है, मुझे ब्रेक लेनी है, ब्रेक के बाद आके इसी पर बात करते हैं। ब्रेक के बाद खुशामदीद नाज़रीन। फैसलाबाद के सनतकारों ने गैस की लोड शेडिंग से तंग आकर आज जबरदस्ती फैक्ट्रियां चलाने का ऐलान किया है कि कल जब इसकी हेयरिंग हो रही थी तो रिमार्क्स देकर कहा गया कि 20 रुपए वाली चीज 90 रुपए में कैसे फरोख्त की जा सकती है। कहा साहब 20 रुपए वाली चीज 90 रुपए में फरोख्त नहीं की जा सकती, लेकिन इसके बाद भी जो सुप्रीम कोर्ट ने सीएनजी की कीमतें मुकर्रर की, इसका मतलब ये हुआ तब भी सीएनजी मालिकान को कोई नुकसान नहीं हो रहा था जो सीएनजी स्टेशन बंद किए बैठे हैं। इस पे भी हम बात देखिए शादी, एक तो ये एक सुप्रीम कोर्ट ने ये किया, सीएनजी में कितने दिहाड़ी लग रही थी नहीं लग रही थी, मगर हम बुनियाद की बात करते हैं। हम पिछले 5-7 सालों में हमारी 80% जो डिमांड है वो गैस की बढ़ गई है। हाँ जी। और उसको ज़ाहिर इसको ऊपर कार्टल्स बैठ के इसको मैनेज करते रहे हैं, जिसकी वजह से और मजीद ये जो डिजास्टर हुआ। अब ये है कि अब गैस नहीं, मैं कई घरों में कल गया, एक घर में गया तो लोग बैठे थे सर्दी में, कहते हैं बड़े अच्छे घरों में, यानी जो मुतमवल घराने हैं उनकी बात। अब बात ये है कि ये गैस नहीं है। अभी मैं आपको 2.5 साल पहले मैंने एक टाइटल स्टोरी देखी थी टाइम्स में कि जिसमें ये अंदाजा था कि पूरा जो हमारा बलूचिस्तान है उसमें 7 बिलियन मकब फुट जिसे कहते हैं क्यूबिक, वहाँ पे गैस मौजूद है। मगर बात यह है कि आप ऊपर बैठ के जो ज़राए पैदावार को मैनेज कर रहे हैं, आपके मकसद क्या है? आप इस मुल्क को डेवलप करना चाहते हैं या आप बयान या 18वीं तरमीम 16वीं अब 23वीं तरमीम आ गई, वो आए, वो भी उनका कोई काम होगा। मगर बात यह है कि वो और क्लासेज होती हैं, वो और लोग होते हैं जो ज़राए पैदावार को डेवलप करते हैं। क्या इनको पता था कि अब ये क्राइसिस आ गया? अब इधर सुप्रीम कोर्ट ने चीनी का फैसला दिया तो चीनी गायब हो गई, अब गैस का फैसला दिया गैस गायब हो गई। अब ये सारा जो है ना एक जो है ना नए हाथ बाग पे है ना पा है रकाब में। मगर मुझे ये समझ नहीं आती कि अगले 1.5-2 सालों में ये करेंगे क्या? देखो ना, आपका एनर्जी का इतना खौफनाक क्राइसिस है, ठीक है, डेमोक्रेसी जमहूरियत हमारे आगे जो बेच रहे हैं। अभी मैं अपनी स्टोरी पे आऊंगा, 650 अरब रुपया जो जमहूरियत के हुस्न के नजर हुआ है उस पर भी आके बात करते हैं। आफ्ताब साहब से पूछ लेते हैं। आफ्ताब साहब मुझे ये बताएं कि सुप्रीम कोर्ट ने एक फैसला दे दिया, सीएनजी की कीमतों पर आपने कमी कर दी, तो इस पर अमल दरामद कराना अब किसका काम है? हुकूमत का काम नहीं है, रियासत का काम। बिल्कुल आप ठीक देखिए, उनके पास पुलिस तो है नहीं, मुझे नहीं पता उन्होंने किस कैलकुलेशन पे किया, लेकिन अगर उन्होंने एक फैसला कर दिया है
और वो फाइनलिटी अटेन कर गया है, तो फिर अगर कोई ऑर्गेनाइज रियासत है तो भाई उसका फ़र्ज़ है कि उसको इम्प्लीमेंट कराए। आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं, लेकिन वो होना कोई नहीं। देखें केओस बढ़ेगा। अब ये सुप्रीम कोर्ट फंस गई है, डेड एंड में आ गई है। उन्होंने तो अपना, जिस तरह उन्होंने समी ने कहा है, उन्होंने तो अपना हैंड शो कर दिया। उन्होंने कहा लो जी अगर आप ये करेंगे तो हम फिर इस तरह करेंगे। अब मैं पूछता हूँ व्हाट इज़ द सुप्रीम कोर्ट गोइंग टू डू? सुप्रीम कोर्ट ने तो हवा में एक फ़ैसला कर दिया, लेकिन आप मुझे बताएं कि वो करेंगे क्या अगर वो इम्प्लीमेंट नहीं कराते इसको। देखें वो उन्होंने उसको कहा चल पर्सनली पेश हो, चलें ये तो उसको वो कह सकते हैं कि आप ना आएँ। ये भी कमाल दुनिया में देखा गया है कि साल से एक आदमी बाहर बैठा है। ये कोई इमाम खुमैनी तो है नहीं, ये कोई रेवोल्यूशन तो लीड नहीं कर रहा। देखें बाहर आप एग्जाइल में रहकर अपोजिशन की सियासत तो कर सकते हैं। छोटी मोटी बेनज़ीर साहबा ने भी की, मार्कोस ने उसने की, ये जो था अक्विनो था, इन्होंने की, खुमैनी साहब ने की। ऐसे तो नहीं होता कि आप रहें भी हुकूमत के अंदर और रहें भी आप लंदन के अंदर, फॉर गॉड से क्या। लेकिन एक कमाल, एक हिपोक्रेसी, एक अजीब सी डिनायल है हमारे मुल्क के अंदर कि सच्चाई जौन सी है उसको कन्फ्रंट नहीं करना। सुप्रीम कोर्ट ने फैसला कर दिया, अब सुप्रीम कोर्ट फॉलो अप करे। नहीं इसमें, लेकिन गुल साहब एक हमारे यहाँ ये मिसालें मौजूद हैं, जैसे अभी हुसैन हक्कानी का केस था या वो मंसूर एजाज था, तो उनका बयान भी उन्होंने वीडियो लिंक पे इसलिए लिया कि उनकी जान को अगर किसी को यहाँ पर खतरा है तो वो वहाँ पर रह सकता है। तो इसमें तो कोई शक नहीं है कि अल्ताफ हुसैन जो है उन पर हमले तो हुए जब वो यहाँ पर थे। क्या मेरी बात सुने, वो उन पे हमले हुए, वो गए यहाँ से और फिर यहाँ के सदर, यार कभी आज तक आपने सुना है कि एग्जाइल में कोई पॉलिटिशियन रहता हो और जो सदर हों, आपके सदूर हों और आपके प्राइम मिनिस्टर हों, वो जा कर उनके दर पे, इसलिए लेकिन इसमें एक आर्टिफिशियल कंस्टिट्यूट। देखें मेरी बात सुने समी साहब, आई एम सॉरी मुझे आपने आज बुलाया, मेरी एक बात सुने। मैं बेसिक बात कह लूँगा आपसे, हमारे अंदर कैपेसिटी नहीं है कि अपने माजी को कन्फ्रंट करें। किसी ने कभी आज तक नहीं ये कहा कि कंस्टिट्यूंसी जो आर्टिफिशियल लियाकत अली खान ने वहाँ क्रिएट की थी, क्योंकि उसकी कंस्टिट्यूंसी कोई नहीं थी पाकिस्तान के अंदर। अगर जमहूरी सियासत होती तो खान साहब कहाँ से इलेक्शन लड़ते जाके, ठीक है। ये उन्होंने वहाँ की, और इस तरह एक कॉन्सेंट्रेशन ऑफ पॉपुलेशन है। मैं आपको बता रहा हूँ कराची का मसला जौन सा है, या तो वो बेपनाह खून के बाद सही होगा या वो बिल्कुल सही नहीं होगा, वो इस तरह फेस्टर करेगा। नहीं लेकिन इसमें एक जो बात, मैं कमिंग बैक टू द पॉइंट कि वो बाहर मुकीम है। हाँ। अब उनकी जो पार्टी है, हाँ, उसकी जो राब्ता कमेटी है, उसने ये अपने लीडर को कहा, हाँ, है कि तो आप वापस ना आए। मैं कब कह रहा हूँ, उन्होंने कह दिया वैसे, अच्छा वो आना चाहते हैं, ये उन्होंने कह दिया ओहो आई सी एंड यू आर गोइंग अलोंग विद दैट। ये उनका है कि मुझे तो आवाम नहीं आने देती। जी हाँ, जान को उनकी पार्टी, उनके जो लीडर है। अच्छा मैं एक और कमेंट, बेनज़ीर साहबा यहाँ देखें मेरे, मैं आपसे क्या करें, बेनज़ीर साहबा भी उनकी जान को भी तो खतरा था, किस किस्म की एग्जाइल में थे छेड़े। देखें बीबी बात सुने, ये बातें वहाँ सुनाएं लोगों को। मेरा मतलब आप डीलें करके लाहौर में वापस आए, जनरल मुशर्रफ से पहले एक डील हुई, जनरल ज़ियाउल हक से डील करके 86 में आई। मेरी बात सुन लें, सुनते जाइए आज मेरी बात, क्योंकि मैंने फिर पता नहीं कब आना है कब नहीं आना आपके पास। बात सुने, कभी आपने इस तरह सुना है बेनज़ीर साहिबा ज़ियाउल हक के ख़िलाफ़ 1985 तक इंग्लिस्तान के अंदर सियासत, मेरे को याद है 16 जनवरी को 1984 को वहाँ आई थी, ठीक है। उनके भाई का इंतकाल हो गया। कभी आपने अपने एग्जाइल इस तरह सुना है कि बीच में आप वापस आएँ, हेलीकॉप्टर से आप लाड़काने जाएँ, लाड़काने जाकर अपने भाई को आप दफन करें, फिर आप वापस आएँ, फिर PI के जहाज़ में, और फिर आप एग्जाइल की सियासत करें। एग्जाइल की सियासत इमाम खुमैनी ने की थी, एग्जाइल की सियासत उसने अक्विनो के खामिद ने की थी। ये हमारी प्रॉब्लम ये है कि जो रूलिंग एलीट है, जो वो स्टैंडर्ड्स पॉइंट्स ऑफ रेफरेंस सेट कर दे, मैं तो खैर नहीं, आप सब लोग बिल्कुल बगैर पूछे, बगैर उसे क्वेश्चन किए उसके फॉलो कर दे। मैं आपसे सवाल पूछता हूँ कि बेनज़ीर साहब आपके ख्याल में इस तरह हो सकता है कि आप हुकूमत के खिलाफ, एक मिलिट्री हुंटा के खिलाफ आप सियासत कर रहे हो और आप बाहर बैठें और फिर आप बीच में आए कि मेरे भाई मर गया मैं तो दफनाना, भाई बड़ी अच्छी बात है, लेकिन ऐसे सियासत ये उसकी तो नहीं है। आप यहाँ से दुबई से बहुत सारी मिसालें मौजूद हैं, पूरी दुनिया में मौजूद हैं। मुझे पाकिस्तान में भी ऐसी मिसालें मौजूद हैं, जब लोगों को घरों में नजरबंद किया गया, उनको रियायत दी गई, लोगों को पैरोल पर रिहा किया जाता है, अपने वो अजीजो कारब फौत हो जाए उसके जनाजे में शिरकत करते हैं। मुझे ऐसे नहीं करें, ऐसे नहीं जनरल बात नहीं करें। ये लड़की थी ना इस वक्त तो थोड़ी सी वो, अब मैं आपको बताता हूँ, बर्मा वाली लड़की जो है, मियां नवाज शरीफ साहब के जब वालिद फौत हुए थे तो उनको ये इजाजत दी गई थी कि वो आ जाएं, लेकिन वो नहीं आए, उन्होंने खुद ऑप्ट नहीं किया, लेकिन उनको इजाजत दी गई थी कि बताइए कभी एग्जाइल इस तरह भी होती है कि आप जहाज में बैठकर सारे कुंबे चले जाएं। मैं आपसे कुछ नहीं मिल रहा था, मेरा ख्याल हम इतने ज़्यादा हमारे में पाठ पड़ चुका है। देखें आप इस तरह एग्जाइल होती है, लोग भागते हैं। आपको पता है कि जो जंग जब खुमैनी वहाँ से भागा है तो उसने जब वो भाग रहा था इराक से, कोशिश कर रहा था निकलने की, तो उसको जाने नहीं दिया उन्होंने, तो उन्होंने कहा आई विल रिटर्न, और वो दूसरे रास्ते से भाग कर फिर फ्रांस गया। इस तरह जाते हैं, जहाज आता है उस पर बैठते हैं PI की अगली सीट के ऊपर। मैं बेनज़ीर साहबा की बात कर रहा हूँ, मैं इनकी तो बात ही नहीं कर रहा।
वो बहुत इनकलाब की लीडर थी ना, वो किस तरह गई थी यहाँ से, ये जो है वो आए किस तरह हैं? आप ख्याल है उनके पास तोप थी या बंदूक थी कि वो वहाँ आ गई कराची और उन्होंने कहा ये सारा अरेंज्ड है। लेकिन प्रॉब्लम है मैं आपसे एक सवाल करता हूँ, आपने बड़ा थीसिस दिया, मुझे अब ये बताइए कि अगर वो ज़ियाउल हक के साथ कोई एग्रीमेंट करके वापस आई थी तो इक़्तिदार तो उनको उस वक्त मिला जब ज़ियाउल हक का जहाज फट गया, उनको जिंदगी में क्या दिया ज़ियाउल हक? मेरी बात सुनो, आप मुझे बताएं कभी इस तरह हुआ है कि आप नहीं, तो फिर डील क्या थी? डील यही थी कि आप वापस आएंगे, एक सेम्बलेंस ऑफ डेमोक्रेसी रिस्टोर होगी। तो डेमोक्रेसी तो रिस्टोर हुई ना उनके मरने के बाद, ज़ियाउल हक के मरने के बाद। आपका ख्याल है कि वो जबरदस्ती आई थी? चले लेट मी पुट अ क्वेश्चन। नहीं, आपने एक चीज पेश की है, मैं कहता हूं कि मेरे ख्याल में मैं थोड़ा सा इंटरवीन कर रहा हूं। बात ये समी साहब, मेरी ये राय है कि ज़ियाउल हक बहुत ही अनपॉपुलर हो रहा था। ये बात इंटरनेशनल लोग जो हैं, जो मालकान हैं बेसिकली, उन्होंने कहा कि भाई अब ये इसकी हवा निकालो और इसको एंटर करो। ये सारा कंट्रोल शायद उनकी जरूरत नहीं रही। 10 साल का मेरे पास एक पेंडुलम का स्विंग है पाकिस्तान में, एक साइकिल्स है। आप श्लेसिंगर का जो थीसिस है ना कि साइकिल्स हैं हिस्ट्री की, हमारा एक रफली एक साइकिल है 10 साल वो चलता रहता है, वो चलता है 10 साल का, सब साइकिल खत्म होने। अच्छा, मैं एक एक खबर जो आपने सीएनजी की ना, मैं उसके बारे में कमेंट करना चाह रहा हूं कि आज क्योंकि इक्तिसादी राब्ता कमेटी जो है उसका इजलास है, उसमें वो ये फैसला, एक प्रपोजल है कि जो सीएनजी है इसको सिर्फ पब्लिक ट्रांसपोर्ट तक महदूद कर दिया जाए। अब यहाँ पर एक जो बेसिक सवाल आता है ना कि हमारे हुक्मरान जब कोई पॉलिसी लेके आते हैं तो ये नहीं सोचते कि इसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे। आपने जिस वक्त सीएनजी किट्स की इजाजत दी, किसी ने कोई कैलकुलेट नहीं किया कि हमारे जो गैस के रिजर्वायर्स हैं ये कब तक इसका जखीरा जो है वो थोड़ा सा मेरा इख्तिलाफ है। सारे कॉन्सिक्वेंसेस पता होते हैं, वहां पे कार्टल्स बैठे होते हैं, वहां ये नहीं होता कि कोई जिस हयात में हम रह रहे हैं क्या हिस्टोरिकल थिंकिंग होती है कि तारीख में क्या होगा, वहां उनका मकसद और वो मकसद हासिल होता है। वो मकसद अब 3.5 बिलियन गाड़ियों में सीएनजी, ओ भाई ये किटें किसी ने तो बरामद की ना, अब उसको अब भेज दें, अब वो सोचेंगे अब क्या करना है। अब तो ये इनके मकासद अब ये कह रहे हैं कि अब उसको एलपीजी पे ले जाएं, उसकी अलहदा वो डाका जो हमसे मार लिया, दोबारा से लोग किट्स लगवाए, इतने महंगे, बड़े चौकस लोग हैं, उन्हें पता होता है वो क्या कर रहे हैं। एक कॉलर है शबीर आरिफ वाला से। हेलो जी। वालेकुम सलाम। देखिए समी इब्राहिम से मुझे ये सवाल है, ठीक है, बाजी है कि ये बताएं कि मैंने पहले भी कॉल की थी, देखें जो हमें घर का कनेक्शन वो हमें नहीं इशू हो रहा है। देखें 2010 में मैंने फाइल जमा कराई, उसका मुझे डिमांड 10,000 पे मिला, वो मियाँ चनू से तकरीबन थोड़े दिन हुए, ठीक है। आप बताएं इतनी देर मेरा पेंडिंग रखा, उसके बाद ये मसला बना है कि ये हमारा एमएनए मुकामी इसका कोटा मंजूर कर दिया पीपल पार्टी ने। दूसरा ये कि अब वो कनेक्शन के 35 से 40 हजार ले रहे हैं। मुझे बताएं ये क्या वजह है इस पर कि अपना समी इब्राहिम साहब जो अमेरिकन नेशनलिटी ले रहे हैं, ये मेरी पेमेंट देकर मेरा कनेक्शन जारी करा दे, बस यही हो सकता है। पेमेंट देकर आई विश के मैं आपकी इसमें कोई प्रैक्टिकली मदद कर सकता, लेकिन मैं यही हम कर सकते हैं कि आपके इशू को उठाएं। ये जो इन्होंने पॉइंट आउट किया ना, बिल्कुल ठीक है, 2-2 साल हो जाते हैं आपको कनेक्शन नहीं मिलते हैं। जी बिल्कुल, ये आपने सही बात कही। इसमें ये हुआ कि पीपल्स पार्टी के गिलानी साहब, क्योंकि ये जो गैस का मामला है ना, ये वफाकी हुकूमत का मामला है, इन्होंने ये कहा जी कि बहुत ज्यादा हो गए हैं तो हम इसको मुंजमद कर रहे हैं, लेकिन ये जो इन्होंने बात की है बीच में पैसे लेके, तो वो कनेक्शंस उनको मिलते रहे, और जो आदमी जिसकी कोई एक्सेस नहीं है, जिसकी कोई पहुंच नहीं है, उसको कोई कनेक्शन नहीं मिला। जिसके पास पैसे थे या जिसका कोई एमएनए एमपी वाकिफ था, बावजूद इसके कि उस पर पाबंदी लगी हुई थी, लोगों को वो कनेक्शन जो हैं वो मिलते रहे। और हालत ये है कि अब कनेक्शन मिले हुए हैं, चूल्हों में गैस नहीं आ रही, जिनके पास कनेक्शन भी है ना उनके पास गैस नहीं आ रही। ये उन्होंने जो एक करप्शन की बात की है, बिल्कुल पॉइंट आउट किया। अब ये अरबाब इख्तियार को हम कह सकते हैं कि वो इसका सद्देबाब करें, लेकिन ये तब तक नहीं होगा जब तक आप इसकी जो कीमतें हैं नहीं, ये तो जो गैस कनेक्शन की बात कर रहे हैं ना, इसमें तो कीमत का इशू नहीं है। लेकिन अभी आजकल जो ज्यादा हमें इशू चल रहा है वो पब्लिक ट्रांसपोर्ट का चल रहा है समी साहब, लोग स्कूलों में नहीं जा सकते। अच्छा, इसमें गुलशन मैं एक और ये अर्ज करना चाहता हूँ कि मसलन सुप्रीम कोर्ट ने भी जो फैसला किया है ना, जाहिर है उन्होंने कैलकुलेशन के बाद ही फैसला किया होगा, लेकिन अगर जो स्टेक होल्डर्स हैं, चाहे वो झूठे सच्चे जिस तरह भी प्रॉफिटिंग भी कर रहे हैं, अगर उनको बीच में सारी पार्टीज बैठ के कोई फैसला नहीं करेंगे तो उसको इंप्लीमेंट कैसे किया? बिल्कुल ठीक। देखें फिर आप देखें ना, आपने इतना बड़ी बात जो है वो इनकैप्सुलेट करने की कोशिश कर रहे हैं एक 5 मिनट के प्रोग्राम। सुप्रीम कोर्ट कौन होती है इस किस्म के फैसले करने वाली, मुझे बताइए। और आपने ऐसे कह दिया कि उन्होंने कोई कैलकुलेशन की होगी, उनकी ट्रेनिंग क्या है कैलकुलेशन करने की? वो नहीं कर सकते। आपने ठीक कहा है, ये और रियासत का काम था कि इसको, जिस तरह इन्होंने कहा कि कार्टेल्स बनते हैं और वो उनको पता होता है कि यह 8-10 साल जाएगा, फिर ये काम खत्म हो जाएगा, फिर नए वापस लाने पर नया मनसूबा लेंगे। दुनिया भर में इस तरह ही ये जो है, ये जो अंडर डेवलपमेंट हमारे ऐसे मुल्कों की है, वो इसी तरह ही है कि इनको यहीं पे रहने दें, इनको ट्रैक्टर बनाना ना सिखाएं,
इनको केले उगाने सिखाएं, ये केले उगाएंगे, 2-4 हज़ार केले देंगे, हम इनको एक पुर्जा दे देंगे। अगर यहाँ फैक्ट्री नहीं लगनी चाहिए, यहाँ स्टील मिल कितने साल नहीं लगी, मुझे बताइए आप। ये बात है सीधी, आपने बिल्कुल ठीक कहा। मुझे ब्रेक लेनी है, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। ब्रेक के बाद खुशामदीद। लाहौर से एक कॉलर है रफाकत। हेलो, अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। जी, आज का जो क्वेश्चन है इसमें तो कुछ जरा खैर नो डाउट कि जी इसकी जिम्मेदार तो गवर्नमेंट ही है। गवर्नमेंट का काम सिर्फ अय्याशी करना नहीं है, बल्कि पॉलिसी बनाना और ये चीजें कि हमारी फर्दर रिक्वायरमेंट क्या है उनका का ये काम है। और दूसरा एक मेरा इसके साथ ही अब ये नफीस साहब और काजी साहब और एक और आपके नए गेस्ट बैठे हुए, मैं बड़ा रेगुलर प्रोग्राम देखता हूँ। नफीस नहीं, समी साहब। हाँ, समी, सॉरी। वैसे नफीस आदमी है, ठीक कहते हैं। बड़ी मेहरबानी, आपने मेरी नफासत को पहचान लिया। लेकिन समी साहब, आपकी कुछ इंक्लिनेशन टुवर्ड सम पार्टी होती है, आई डोंट नो व्हाई। हालांकि काजी साहब के और दूसरे जो है उनके भी कमेंट्स बहुत अच्छे हैं। और इसी के मैं एक रिलेटेड आपको कहता हूँ कि अभी भी ये जो पिछले जो कल जो पावर ऑफ शो उन्होंने कराची में किया है, कभी हैव यू एवर हर्ड कि गवर्नमेंट में बैठी गवर्नमेंट हो और वो किसी दूसरी गवर्नमेंट को डिक्टेट करे कि नहीं इनके बारे में यू डोंट प्रूव एनीथिंग बिकॉज दे आर पार्टनर ऑफ अवर गवर्नमेंट। ठीक है, ये चीजें अच्छी नहीं होती। बहुत शुक्रिया रफाकत आपका। समी साहब, ये उन्होंने सही पॉइंट आउट की है, ये बात उनकी अपनी एक ओपिनियन है। और फिर काजी साहब तो और चीजों को कहते हैं डेमोक्रेसी का हुस्न। मैं कहता हूँ यही डेमोक्रेसी का हुस्न है कि आप अपनी जो भी राय है उसको, आप इंटाइटलमेंट है आपकी कि यू कीप टू दैट ओपिनियन एंड यू लिव विद दैट ओपिनियन। उनकी ओपिनियन है, ठीक है। चलिए अब बात करते हैं। हमने आज बात करनी है स्पेशली जिसके लिए हमने आज आफ्ताब गुल साहब को अपने स्टूडियो में दावत दी है, सकूत ढाका। पिछले काफी अरसे से मीडिया पर यही बहस है, बल्कि जब से ये वाकया रूनुमा हुआ कि आखिर इस वाकये का जिम्मेदार कौन है, जनरल याह्या खान, जुल्फिकार अली भुट्टो या मुजीबुर रहमान। आफ्ताब साहब, क्या कभी पाकिस्तानी अवाम को इसका जवाब मिल पाएगा? नहीं जी, इसलिए नहीं मिलेगा कि हम बात को पकड़ने की कोशिश करते हैं दरमियान से। अब जो 47 ऑनवर्ड्स जो कुछ इस मुल्क में हुआ और जो अक्यूमुलेशन और अक्रीशन हुई ख़राबी की, उसका तो हम नोटिस लेते ही नहीं। अब प्रॉब्लम ये है, लेकिन मैं तो जो आज आपके पास में आया हूँ, मेरे सईद साहब से मेरी बात हुई थी कि अब जब ये दिन आता है ना जी, तो जो दाएं बाजू के और ख़ास तौर पे जो मुस्लिम लीग और इस किस्म के जो लोग हैं जो भुट्टो के मुखालिफ हैं, वो उसको निकाल लेते हैं उसकी कब्र में से और एक विच हंट शुरू हो जाती है। अब देखिए 4-5 बातें हैं काजी साहब, मैं अर्ज़ कर दूं तारीखी तौर पे। एक उनके खिलाफ इल्ज़ाम है, उन्होंने कहा इधर हम उधर तुम। एक उनके खिलाफ इल्ज़ाम है कि जो वहाँ जाएगा मैं उसकी टांगें तोड़ दूंगा, ये भी उन्होंने एक जलसे में कहा। एक उन पर इल्ज़ाम है कि पोलिश रेजोल्यूशन जो थी उन्होंने फाड़ कर फेंक दी अगर वो मान ली जाती, इस किस्म की। देखिए पहली बात तो ये है कि इधर इधर हम उधर तुम का एक स्याक व सबाक है। उधर हम उधर तुम, उन्होंने ऑस्ट पॉलिटिक जो विली ब्रांट ने इंट्रोड्यूस करने की कोशिश की थी, वेस्ट जर्मनी की जो रीयूनिफिकेशन इम्पेंडिंग थी आगे चल के कि सुलह सफाई से लोग रहेंगे। भुट्टो साहब इस पर बहुत सोचते थे। देखें, मैं भुट्टो का मुकदमा लड़ने नहीं आया, मैं रिकॉर्ड को स्ट्रेट करने आया हूँ सिर्फ। मेरा ये मुकदमा लड़े और लोग हैं मोर क्वालिफाइड देन आए हैं। भुट्टो साहब ने बिल्कुल ये बात नहीं की। उन्होंने जब कहा इधर हम उधर, तो उन्होंने देखें इलेक्शन के जीतने की खुशी में उन्होंने भुट्टो पीपल्स पार्टी यहाँ मेजॉरिटी पार्टी बनी अगेंस्ट ऑल कैलकुलेशन। यहाँ वो शाही बच्चा साहब हैं, जावेद इकबाल साहब, 25,000 उनको वोट पड़ा लाहौर से, वो इलेक्शन हार के। मियाँ सलाउद्दीन कश्मीरियों के 90,000 वोट रजिस्टर्ड थे, उनकी ज़मानत जब्त होगी। किस किस किस्म के बुर जौन से हैं 1970 के इलेक्शन के अंदर गिरे। इसकी बड़ी तकलीफ है लोगों को। आज तक वो जो जहनीत है वो भुट्टो के पीछे पड़ी रही। इसीलिए लोगों ने जब 77 में फौजी इनकलाब जो सो कॉल्ड उसका आया, वो क्या इंटरवेंशन आई ज़िया-उल हक की, इन्होंने कहा कि पहले एहतसाब करें इस आदमी का। देखें, आप लोग ये बातें लाते नहीं, ये तारीख तो आप लोगों ने पढ़ानी भाई। मेरे पास तो ना तो एवेन्यूज़ हैं और ना रिसोर्सेज हैं, आपने तारीख पढ़ानी है। आप बताएं कि ये सबसे बड़ी जो सियासी जमात थी फ्रंटियर की, जिनके अंदर जमहूरियत की बड़ी लगन थी, वली खान की, उन्होंने कहा पहले एहतसाब करें फिर इंतखाब करें। चले आप अच्छा, फिर भुट्टो का विचरण। अब ये देखें, ये नई बात उन्होंने कर दी जी रेजोल्यूशन वाली। आप उस रेजोल्यूशन को पढ़ें तो सही। देखिए 70 के इलेक्शन एक LFO के तहत हुए थे, लीगल फ्रेमवर्क ऑर्डर ऑफ 1969। उसमें कहा था कि जो असेंबली इलेक्ट होगी पहले वो कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली होगी, एक लीगल इंस्ट्रूमेंट क्रिएट करेगी। उस कॉन्स्टिट्यूशनल इंस्ट्रूमेंट के तहत फिर पाकिस्तान में हुकूमत चलाई जाएगी। अभी उसकी वो मीटिंग हुई ही नहीं थी
और उसके अंदर एक प्रॉब्लम या खान साहब बना दी कि वो बाई सिंपल मेजॉरिटी होनी थी। भुट्टो साहब का कहना था कि अगर हम असेंबली के अंदर चले जाएंगे तो वो तो स्टीम रोल हो जाएगी। देखिए विनर का अब बेनिफिट ऑफ हाइंडसाइट लोग कहते तो क्या हो गया अगर वो हो भी जाती। ये भूल जाते हैं कि 1966 में मुजीबर रहमान साहब ने, या आसमा जहांगीर साहबा के घर में इनकी वालिद की मौजूदगी में भरपूर प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने 6 पॉइंट्स अनवेल किए थे। नाउ द 6 पॉइंट्स यू सी वाज अ चार्टर ऑफ इंडिपेंडेंस, इट वाज अ चार्टर ऑफ सेसेशन। आप जिस तरह मर्जी कह दे कि नहीं, उन्होंने कहा जनाब कि हम ये फ़र्क मुल्क बन जाएगा, उसका रफड़ पड़ गया। भुट्टो साहब ने तो सिर्फ इसको ये करने की कोशिश की। मैं बिल्कुल ये क्लेम नहीं करने आया कि जनाब कि भुट्टो साहब का क्या रोल नहीं था या था, ये तो लोग बताएं आके जो उनके साथ थे। मैं कह रहा हूँ कि ये जो अब फिर टांगें तोड़ने वाली बात सुनी, उन्होंने यही कहा, उन्होंने कहा यार अगर हम ढाका चले जाते और कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की तरह इकट्ठे होते हैं तो जो वहाँ से कॉन्स्टिट्यूशन निकलेगी वो 2/3 वो सिंपल मेजॉरिटी से निकलनी थी। तो उनका ये सिर्फ था, ये उनको रिजर्वेशंस थी। लेकिन ये देखिए उन्होंने तोड़ा। पाकिस्तान में फ़ौज की जो सक्सेसिव इंटरवेंशंस थी और उनका जो तरीका था बंगालियों का, वो हमसे देखिए हमारे जागीरदारा निज़ाम में फिट नहीं करता था। मुझे मौलवी फरीद अहमद है, मैं बहुत छोटा था, जिलानी साहब के घर ये बात कही, कह रहे भाई हमारा आपसे क्या ताल्लुक़ है, आप अपने MNAs और MPs देखे बड़ी बड़ी गाड़ियाँ यहाँ से लेकर तो गुलबर्ग के चौक तक में वो लोग आते हैं और हमारे को देख हमारे लोग साइकिलों पे आते हैं। लेकिन ये बात ठीक नहीं है कि बंगालियों में कुछ एहसास महरूमी भी था। तो यही था जी, यही मैं अर्ज कर रहा हूँ, उनके अंदर बिल्कुल था ये एहसास महरूमी। लेकिन एहसास महरूमी का जिम्मेदार भुट्टो साहब तो नहीं थे। एहसास महरूमी 40 से मैंने आपसे अर्ज की है कि 1947 से ये क्रिएशन हो रही थी। मुमकिन है चंद क्लासेस थे। अब भुट्टो की साहब की मुसीबत है कि ही हैपन टू हैव बीन बॉर्न इनटू अ फैमिली को जो लैंडेड है किसी, वो इतने बड़े लैंडलॉर्ड भी नहीं थे। ये बाद में बात बन गई, अमीर तो ये लोग हो गए, जरदारी साहब वगैरह, वो इतने अमीर भी नहीं थे। मुझे पता है कि उनके सुन चांडियों वगैरह जतोई वगैरह बहुत बड़े ज़मींदार थे। ये आपने ठीक फरमाया। लेकिन हम एग्जामिन नहीं करना चाहते, हम उसमें पीछे देखना नहीं चाहते, और अगर कभी देख भी लेते हैं तो उसको फिर बाहर नहीं लाते। देखिए इस वास्ते मैं ये आज कर रहा हूँ उन पर ये इल्ज़ाम लगाना कि भुट्टो साहब ने पाकिस्तान ने, ये बिल्कुल फजूल है। आप पोलिस रेजोल्यूशन को बेशक पढ़ लीजिए, अव्वल तो उन्होंने पोलिस रेजोल्यूशन फाड़ा ही नहीं है। उन्होंने चंद कागज़ पढ़े थे जो नोट्स थे, उन्होंने यूँ करके फेंक दिए। चौधरी इफ्तिखार अली था फॉरेन सेक्रेटरी, वो उठा के कागज़ लेकर गया। लेकिन बात यह है कि हम तारीख को इकट्ठा नहीं करते, हम तारीख वही बनाते हैं जो हमारा दिल करता है बनाने के लिए। यहाँ पे राइट विंग के लोग थे जिनको ये भूल ही नहीं रहा कि भुट्टो ने एक एप्पल कार्ड जो था उसको अपसेट कर दिया। ठीक है, भुट्टो साहब ने भी वही किया जो कि फिर बाद में बाकी हुक्मरानों ने किया। उन्होंने जाके सारे जागीरदार बटेरे में, फिर उसका नतीजा आपने देख लिया कि आहिस्ता आहिस्ता होते ही वो बेनज़ीर साहब के पास चलेगी और फिर जरदारी साहब पर, इसका यही हाल होना था। मैं उसका कोई रोने नहीं आया, लेकिन मैं ये कह रहा हूँ उनसे ज़्यादती है। भुट्टो इज़ नो लॉन्गर अराउंड और वो इसका जिम्मेदार बिल्कुल नहीं। सही। ये जो आपने भी जिक्र की इफ्तिखार अली साहब की, वो क्योंकि मैं भी न्यूयॉर्क में रहा, मेरी उनके साथ बड़ी गुफ्तगू। हाँ, उनसे पूछिए। ये उनको हम इंशाल्लाह अगले 1-2 दिनों में प्रोग्राम में भी ला रहे हैं। उन्होंने पूरा जो UN सिक्योरिटी काउंसिल में जो ड्रामा था वो देखा, और वो ये बताते हैं कि जब भुट्टो साहब सिक्योरिटी काउंसिल में तकरीर करने के बाद बाहर निकले तो वो पोलिश रेजोल्यूशन नहीं थी, वो उनके अपने कुछ नोट्स थे। बिल्कुल नोट्स फाड़े, और वो नोट्स आज भी इफ्तिखार अली साहब के पास महफूज पड़े हुए हैं। ये उनके कमरे में गए हैं, बाद में जी कमरे में गए हैं कि भाई आप ये फाड़ के आ गए, तो उन्होंने कहा यार मैं तो गुस्से। लेकिन मैं एक अर्ज करना चाहता हूं, ये किस किस्म की सियासी फलसफा है जिसमें हमें बताया जाता है कि मैं एक बयान देता हूं या कोई भी तारीख में बड़ा आदमी की टांगे तोड़ दो तो मुल्क टूट गया। भाई एक प्रोसेस है, नहीं अचानक नहीं गिरती छत। आप देखिए ना, मैं कहा था कि ढाका कोई नहीं जाएगा। ढाका सेशन जो अटेंड किया उन्होंने, गाजी बात सुनो, जलसों में इस किस्म की गुफ्तगू होती। भुट्टो साहब ने गाली निकाली नहीं, गोलबाग के इलेक्शन तुम वहां मौजूद थे, उन्होंने कहा इसको काट दो। यार ये सियासी जलसे होते हैं, इसमें गाली वाली भी होती है, मुंह से निकल जाती है। देखें यार बात सुने, मैं आपको मैं फिर कह रहा हूँ, मैं भुट्टो साहब का जो मुकदमा पूरा तो लड़ने नहीं आया। मैं एक आपको बात कहता हूँ, ऐसे कहीं नज़र दौड़ा लें 1947 की लीडरशिप से लेके अब तक। देखें पहाड़ को जब देखते हैं ना तो उसकी खूबसूरती में देखते हैं, यू लुक एट इट्स ग्लोरी। ऐसे नहीं होता कि यहाँ में खिंच थी और नहीं थी, एक पौधा लगा हुआ था। भुट्टो एक बड़ा आदमी था, मैं बताऊँ 51 साल की उम्र में वो प्राइम मिनिस्टर सदर वदर बन बुन के फांसी पे चढ़ गया। मुझे आप ये देखिए ना, उसका करियर देखें। पर अगर आप ये आप कहें कि जनाब वो हमारी प्रॉब्लम है कि हमारे रोल मॉडल हमारे रसूल हैं, मुसलमान, ये कल्चर है हमारा, तो वो उस तरह के तो नेक नहीं हो सकते थे। वो जो पॉलिटिकल आदमी था उसको आपको अच्छा समझे बुरा समझे। दुनिया में खुदाई कसम आप बाहर जाकर देखें काजी साहब, किस किस्म की उस आदमी की इज़्ज़त है, किस तरह लोग उसके कंटेम्प्रेरीज उसकी इज़्ज़त करते हैं। मैं नाम नहीं लेना चाहता उन लोगों से जिनको मैं तो एग्जाइल में रहता था, ना मेरे पास कोई रिसोर्सेज थे ना कुछ ना कोई। मैं बाई गॉड लोगों के मुंह से उसकी बातें सुनी। ठीक है, उनकी कई बातें दले क्या मेरा मतलब बना देना, फिर जुल्म करने, ये सारी बातें ठीक, लेकिन भुट्टो ऑन बैलेंस आई टेल यू, आई थिंक ही वाज द बेस्ट थिंग दैट कुड हैव हैपेंड। लेकिन फिर भी आवाम समझती है अगर मिल बैठकर इस मसले को हल किया जाता तो शायद आज मशरिकी बंगाल जो है वो पाकिस्तान किस तरह से एक अननेचुरल स्टेट था जी, इस तरह भी कई मुल्क बने हैं उधर। मुझे ब्रेक लेनी है, ब्रेक के बाद वापस आते हैं।
समी साहब। मैं एक स्टोरी पे बात करना चाहता हूँ कि ये पिछले हफ्ते हमारे वजीर खजाना साहब ने बताया था और लोग बड़े हैरान हुए कि 650 अरब रुपए की टैक्स एग्जेम्पशन दी गई हैं। अच्छा, इसमें छोटी मोटी एग्जेम्पन जो हैं वो तो रेड क्रॉस और रेड क्रेसेंट के लिए भी थी, लेकिन बहरहाल अगर ये बाकी लोगों को ना दी जाए तो हमें शायद इस खैरात की ज़रूरत ना पड़े। जिन सब 650 अरब रुपए की स्टैगरिंग अमाउंट है जो इन्होंने यूं ही दे दी, ठीक है। और उसमें बहुत से लोग हैं, मिसाल के तौर पर हमारे साबिक मशीर खजाना जो है सलमान शाह साहब ने कहा है कि ये एक तरीकाकार है लोगों को बेनिफिट करने का और पॉलिटिकल जो क्लाउट है उसको अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी बनाने का। फिर एक साहब ये भी कह रहे हैं कि जनाब ये जो ट्रेडिंग क्लास है ये एक बहुत बड़ा पॉलिटिकल ग्रुप यहाँ पे बन गई है। और बहुत से, जिस तरह हम यहाँ पे एक स्टोरी ब्रेक कर चुके हैं कि 26 से 27 जो MPs हैं, मेंबर पार्लियामेंट हैं, वो एक खास जो गैस को कार्टल है उसके लिए वो ये हम थोड़ी सी ना मगरबी जमहूरियत भी यहाँ आ रही है, तो जरा गौर फरमाइएगा। इसमें शबर जहरी साहब अच्छा, शबर जहरी साहब एक टैक्स अथॉरिटी समझे जाता है और चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं, तो उन्होंने कहा कि जनाब ये बाकायदा ये इंतजाम में इंसराम किया गया है कि ये रकम दाएं बाएं की जाए और इसके लिए एक कानून खास तौर पे रखा गया है। उसका 111(4) है इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस का, जिसके तहत ये साइफन ऑफ की जाती है इतनी बड़ी अमाउंट। और फिर इसके साथ वो कहते हैं कि साथ फिर ना टैक्स एमनेस्टी की स्कीम भी आ जाती है ताकि इसको अब आप करें। मैं सवाल सिर्फ ये आपसे करना चाहिए, स्टोरी मैंने उठाई क्यों कि 650 बिलियन ये हो गया, 450 अरब की आप जो है सब्सिडीज डिस्कोज को दे रहे हैं, जो हम स्टोरी कर चुके हैं। गरीब आदमी को हम जो है सब्सिडी वो बड़ी जरूरी है वापस लेना। अब गौर करें, 650 अरब रुपया वो लोग जो 2-2 करोड़ रुपए की गाड़ी पे बैठे हैं, जो हनीमून जो है और उनकी आबादियां देखें, और जो गरीब आदमी जो जिसके पास 3000 रुपये महीना है उससे हम टैक्स, ये दिस इज द ब्यूटी ऑफ डेमोक्रेसी। और ये है असल हकीकत इस निजाम की कि जब आप असेंबलियों में बैठ के ये बड़े हुसन है उसका, ये हुसन है, ये उसका असल हुसन है। और ये मैं नहीं कह रहा, उनके वजीर खजाना खुद कह रहे हैं। और आज देखते हैं कि हमारे दोस्त हैं गोंदल साहब पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के, कि इनको हाथ डाल सकते हैं या नहीं। जो अमाउंट इन्होंने मेंशन की है ना, इसमें से सिर्फ अगर पाकिस्तान का ये जो पावर सेक्टर में सारा सर्कुलर डेट है ना, वो तकरीबन 350-400 अरब रुपए का है। ये जो अमाउंट अगर उन्होंने जो सब्सिडी दी है बड़ी कंपनियों को और SROs जारी करके लोगों को नवाजा है, सिर्फ इसका टैक्स ही अगर लिया होता है ना, तो आज पाकिस्तान में जो पावर क्राइसिस है ना वो ना होता। क्योंकि आप जितने भी वो पैसे मांगते थे ना IPPs, उतने पैसे आपके पास थे, इसका एक हिस्सा भी अगर वो बचा लेते तो तेल ही मंगवा लेते। तो ये यानी ये जो अब इसका जिम्मेदार कौन है? अब वही है जो हुकूमत को चला रहे हैं। तो ये इस तरह की सब्सिडीज दे रहे हैं। बिल्कुल, ये मैं हुसन नहीं कहूंगा, ये तो जमहूरियत की बदसूरती है, अगली फेस ऑफ डेमोक्रेसी। मैं एक बात आपसे पूछा कि ये बात आप चलाए थे, मैं तो नहीं इंटरफेयर करूं। आपका क्या ख्याल है कि जमहूरियत जो है वो एंड इन इटसेल्फ है या इज इट अ मीन्स टू एन एंड? मीन्स टू एन एंड। मीन्स टू एन एंड। फिर अगर मीन्स टू एन एंड है तो फिर अगर उसमें कोई खराबी आ जाए और वो ना उसकी डिस्पेंसेशन ठीक ना हो, तो वो ठीक, तो उसको वो फिर इसका यही नतीजा। आप हमारा प्रॉब्लम पता क्या बन गया, चूंकि हमें जमहूरियत का पता है ना, हम मुसलमानों के कल्चर में कुछ हुए, पहले खलीफे रह गए, फिर बादशाह आ गए, फिर अंग्रेजों की कॉलोनाइजेशन होगी। हम तो एक कॉलोनाइज लोग हैं, हमें क्या पता है जमहूरियत क्या होती है। अब मैं आता हूँ अपनी इस खबर की तरफ। सबसे पहले मैं जो यूनिवर्सिटी एक्ट्स में पंजाब गवर्नमेंट ने ये तरमीम की है ना, वो इसलिए की है कि जो वाइस चांसलर्स हैं उनको अंडर स्क्रूटनी वो लाना चाहते हैं। इसमें पूरी डिटेल है, जिसमें एक मैं जिक्र करूंगा, ये गवर्नमेंट कॉलेज यूनिवर्सिटी फैसलाबाद में जो वाइस चांसलर है वहाँ पे उन्होंने तकरीबन 700 ऑफिशियल्स और ऑफिसर्स को उन्होंने हायर किया है, और उसमें 10 रिटायर्ड सिविल सर्वेंट्स को हायर किया है, जिनमें से एक 72 ईयर ओल्ड जो है वो डायरेक्टर ऑफ ह्यूमन रिसोर्स 72 ईयर्स ओल्ड। अब अगर मोहिउद्दीन है हमारे नुमाइंदे तो उनसे तजर्बे की कोई अहमियत उमर की अहमियत मुझे तो यहाँ पे लग रही है। मोहिउद्दीन से बात कर लेते हैं। दिल जवान होना चाहिए समी साहब। मोहिउद्दीन, आप आवाज सुन रहे हैं मेरी? जी समी साहब, बिल्कुल बात भी सुन रहा हूं। ये जो वाइस चांसलर हैं इस वक्त, ये जो गवर्नमेंट कॉलेज यूनिवर्सिटी फैसलाबाद, ये यूनिवर्सिटी एक्ट्स को अमेंड भी किया गया है वाइस चांसलर्स को पकड़ने के लिए, उनकी मूवमेंट को और एक्शंस को कंट्रोल करने के लिए। ये बताइए कि ये फैसलाबाद में 700 लोग इन्होंने हायर किए हैं, क्या वहां पर स्टेट ऑफ अफेयर्स है? बिल्कुल बिल्कुल, ये दुरुस्त है, ऐसे ही है, बल्कि इससे भी ज्यादा जो सूरत हाल है वो गंभीर है। और ये सिर्फ 10 नहीं है समी साहब, बहुत से
तकरीबन आप कह सकते हैं 30 से 40% जो है 700 में से वो रिटायर्ड एम्प्लॉइज हैं, कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस पर उनको रखा गया है और उनकी 60, 62 साल 72 साल की उम्रें हैं। बहुत से HODs जो लगाए गए हेड ऑफ डिपार्टमेंट जो है वो भी वही रिटायर्ड मुलाजमीन को लगाया गया है। इसके मुताबिक मुख्तलिफ मीडिया सेक्शंस में भी आया, कोर्ट्स में भी इसको कंप्लेंट्स की गई, लेकिन किसी ने कोई नोट्स नहीं लिया था और अब ये एक्शन लिया गया है उनकी पावर्स को कंट्रोल करने के लिए। अब यही आखिरी हल था जो गवर्नमेंट की तरफ से लिया गया है, क्योंकि फैसलाबाद की यूनिवर्सिटीज में अब अगर आप बात करें तो हर दूसरा जो स्कैंडल है वो फैसलाबाद की यूनिवर्सिटी से जारी हो रहा है। अपॉइंटमेंट्स की बात करेंगे तो वो भी यहीं से हुई है, इख्तियारात का नाजायज इस्तेमाल हुआ है तो सुप्रीम कोर्ट तक उसकी बात गई है, वो भी फैसलाबाद की यूनिवर्सिटी से गई है। अब ये भर्तियों का मामला आया है तो फिर इसी के आ गया है। और सबसे ज्यादा जो बात की जा रही है, तमाम वो लोग हैं जो इस वाइस चांसलर के अपने करीबी हैं और मुख्तलिफ इसके अदारों में काम करते रहे, पहले कायदा यूनिवर्सिटी में रहे या इसके साथ जो लोग हैं उसके साथ काम कर रहे हैं, सरगोदा यूनिवर्सिटी से लाए जा रहे हैं। तो वो यहाँ ना तो अखबारात में इश्तिहार दिया जाता है, ना कोई पॉलिसी को रूल किया जाता है, फॉलो किया जाता है। वाइस चांसलर साहब जो फैसलाबाद यूनिवर्सिटी के, उन्होंने सोचा कौम की हालत तो बदले ना बदले, अपने दोस्तों की हालत बदल लें। सही, ठीक है, बहुत शुक्रिया। अभी मुझे आफ्ताब साहब ने दुनिया पेपर दिखाया, मैंने भी खैर सुबह देखा था, ये कह रहे थे कि इस खबर को भी देखें, इसी के साथ जुड़ी कि चीफ कल हम कर चुके हैं वज़ीर आज़म के जवाब नोटिस लिया ना चीफ जस्टिस ने। नहीं, वर्ल्ड बैंक ने मुलाजमत दी है उनको या क्या खबर क्या है? इसमें खबर ये होती है कि वर्ल्ड बैंक का एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर है, उनकी प्रमोशन हुई है, जो ओहदा है ना, हाँ जी, वो इनको दे दिया, क्योंकि वो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के डिस्क्रिप्शन पे होता है और वो जो समरी गई प्राइम मिनिस्टर साहब को, उसमें अपोज भी किया गया। राजा अजीम साहब उनके सामने ला है कि ये बड़े जूनियर ऑफिसर हैं, इनको मत दें, लेकिन उन्होंने उस जो वो नोट था इख्तलाफी उसको नजरअंदाज करके अपनी डिस्क्रिशनरी पावर ग्रेड 18 से इस्तीफा दिलवाकर ग्रेड 20 में EOBI में तैनात किया। एक दिन भी उन्होंने काम नहीं किया और वजीर आजम ने जवाबदीदी इख्तियारात के तहत वर्ल्ड बैंक में फिर उन्हें 21वें ग्रेड में एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर। अच्छा, अब मैं जो है ना दूसरी मैं जरूर जिक्र करना चाहता हूँ इस खबर का कि न्यू टाउन में कनेक्टिकट स्टेट में वाकया हुआ स्कूल में और बच्चे 20 मरे, बड़ा मीडिया ने उसको हाईलाइट किया। हम सब हमारे भी दिल जो है वो रो रहे हैं, बच्चे मासूम 6 से 7 साल के, उनको कत्ल करना इस तरह वो बड़ा। लेकिन गार्जियन ने जो बरतानिया का एक बड़ा अहम अखबार है, उन्होंने आज एक बड़ा ज़बरदस्त उसमें न्यूज़ आर्टिकल छापा है और उसमें उसने ये, मैं उसका तर्जुमा मैंने किया जो मैं आपको पढ़ के सुनाता हूँ। उसमें उसने जिक्र किया है कि जो पाकिस्तान में ड्रोन के जरिए जो मरने वाले हैं उन बच्चों को बच्चा कोई नहीं समझता। ये उन्होंने लिखा है, मैं आपको पढ़ के सुना देता हूँ कि ये बच्चे भी अमरीकी बच्चों की तरह अहम हैं, लेकिन इनके लिए ना तो सदारती तकारीर हैं और ना ही किसी सदर के आंसू। दुनिया के अखबारात के सफ़ा अव्वल पर उनकी तस्वीर भी नहीं छपती, उनके मातम करने वाले अजीज़ो अकारब के इंटरव्यू करने वाला भी कोई नहीं, और कोई इस बात का जिक्र भी नहीं करता, तज्जिया नहीं करता कि यह सब क्या हुआ और क्यों हुआ। और अगर कभी जिक्र होता है तो इस तरह जिक्र होता है कि उन्हें इंसान नहीं समझा जाता। अमेरिका के रोलिंग स्टोन रिसाले के मुताबिक ड्रोन को चलाने वाले उन्हें किसी कीड़े की तरह, किसी चींटी की तरह मसलते हैं। और फिर ब्रूस राइडल का उन्होंने आगे एक कोटेशन नोट की है कि जिस तरह आपको अपने लान की घास रोज़ाना काटना पड़ती है, अगर आप उस घास को छोड़ देंगे तो वो बढ़ जाएगी, तो इसी तरीके से इन लोगों का सफाया करना भी घास की तरह ज़रूरी है। और जो सबसे अहम जो उन्होंने जो एंड किया है ना इस आर्टिकल का, वो मैं ज़रूर पढ़ना चाहता हूँ। उसका ये कहना है कि जिस दुनिया के मीडिया ने जहां न्यू टाउन के बच्चों के दुख दुरुस्त अंदाज में उजागर किए हैं, वहां पर या तो ओबामा के हाथों कत्ल होने वाले बच्चों को नज़रअंदाज किया है या फिर इस सरकारी बयान को दुरुस्त तस्लीम कर लिया है कि मरने वाले तमाम बच्चे दहशतगर्द थे। क्या ये पाकिस्तानी बच्चे हमारे बच्चों की तरह नहीं हैं? क्या इनका कोई नाम नहीं है, इनकी कोई तस्वीर नहीं है, इनके बारे में ना तो शमें रोशन की जाती हैं, ना फूल इकट्ठे किए जाते हैं और ना ही टेडी बेयर। शायद हम ये समझते हैं कि इनका ताल्लुक कीड़ों और घास की गैर इंसानी दुनिया से। एक छोटी सी बात करूँ, देखिए बहुत सी बातें कोशिश कर रहा हूँ आज ही हो जाए, जो मेरे जो तस्सुबात हैं और जो देखिए ये हमारी ये जो सिविल सोसाइटी है, ये हमारी जो NGOs हैं, ये गुलबर्ग के चौक में जाकर और शमें रोशन करती हैं, इनको नज़र नहीं आता। देखें मैं इसलिए कहता हूँ, जो मैं और काजी साहब हम तो बिल्कुल बाहर हो गए हैं। याद रखिए ये सारे मामले तबकाती हैं, ये तबकों के मामले हैं, इसमें खाम खा हमारे आप झगड़े बीच में डालते हैं। हम तो ऐसे ही ऑन लोकर्स हैं, बाई गॉड आई टेल यू। हम तो बिल्कुल वो लोग हैं जिनको तारीख या जो भी अमल है वो भूल चुका है, हमारा कोई रोल ही नहीं है। अब मुझे बताइए आपने कितनी अच्छी है ढूंढा है, आई एम वेरी ग्रेटफुल है, मुझे कॉपी देना है इसकी, किसी आदमी ने लिखा है। लेकिन यार ये भी सोचें, ये जो शॉलें लेकर और
और तू उसकी शालें लेकर शोगल सोसाइटी नहीं और जॉन सी वो पहन के एनके गुची की एनके पहन के वो बड़े बड़े जूते पहन कर ब्लैकबेरी एक्टिविस्ट खवातीन जाती हैं, ब्लैकबेरी एक्टिविस्ट खवातीन जाती हैं, इनको ये ख्याल नहीं आएगा ना ये सिविल सोसाइटी का काम नहीं ना, वो बच्चे मर रहे हैं, मरना चाहिए, आपने ठीक कहा, वो घास है बाबा, इट्स कैनन फॉर्डर मारा, जाके वहाँ पे टेस्ट वेस्ट करो जाके। ये इसी से रिलेटेड बात है। अब आपकी शमेला तारक साहबा का एक बयान आया, उन्होंने कहा जी जो हम असेंबली में जाती हैं ये नॉमिनेशंस के बाद, इमरान खान साहब कहीं कह बैठे थे कि इनकी कोई इफेक्टिविटी नहीं है, बाद में उन्होंने रीचेक किया अपना स्ट्रोक आपकी ज़बान में, वो उन्होंने कहा कि नहीं जी वो मेरा ये ख्याल था कि अलहदा से कुछ उन्होंने एक नहीं, मगर बात यह मैं भी शमेला तारक साहबा से पूछना चाहता हूँ, इस मुल्क की 74% औरतें जो इस वक्त रूरल एरियाज में काम कर रही हैं, और फिर वो औरतें भी सवाल करती हैं कि जो घरों में बिल्कुल जिसकी जो रहमो करम पे हैं लोगों के, और जो इन्होंने मिनिमम वेज तय की है वो उसका तो सवाल ही पैदा नहीं होता, इतनी खौफनाक एक्सप्लॉयटेशन है, तो फिर भाई हम हमारे टैक्सेस से आप वहाँ बैठते हैं, ये जो जहाज पे आप जाते हैं ना पार्लियामान जी, इस मुल्क के पैसे लोग देते हैं, भाई आप करते क्या है इनके लिए, क्या अगर लेजिस्लेशन अव्वल तो लेजिस्लेशन खास हुई नहीं, अगर हुई तो आपने अमल दरामद करवाया, तो अगर तो आपने अच्छा नाइस जाके असेंबली में बैठना है, दैट्स वेरी गुड, हर किसी का हक है, लेकिन अगर आप ये हमें बताना चाहते हैं कि आपका कोई रोल है या आपने इन लोगों के लिए कुछ किया है, तो मेरे ख्याल है इमरान खान साहब ठीक कहते हैं, इसको बदलें और कुछ ताकि ये सिलसिला चल सके। एक मैंने जिक्र किया था न्यूयॉर्क टाइम्स के एडिटोरियल का, गुल साहब अब जो मीडिया में अमेरिका में आ रहा है वो ये है कि जी फॉरेन वहाँ से निकलें, तो इस एडिटोरियल में उन्होंने ये कुछ फिगर्स दिए जो मैं कोट करना चाहता हूँ कि $39 बिलियन अब तक अमेरिका ने लगाए हैं उनकी जो 3.5 लाख की नेशनल आर्मी बनानी थी, उसके 23 ब्रिगेड बनाने थे, और उन 23 में से सिर्फ एक ब्रिगेड ऐसा है जो अमरीकी फौज जो वहाँ पर मौजूद है उसकी मदद के बगैर कहीं ऑपरेट कर सकता है। तो उनका यह कहना है कि ये जो सारा कुछ आपने किया इसका जो रिजल्ट था उसका कुछ रिजल्ट नहीं, और जो 2009 में सर्ज की गई थी 33,000 ट्रूप्स की, उसका मकसद ये था कि वे एक साउथ में जो तालिबान है उसके वहां से निकाला जाए और फिर वीक करके उन्हें निगोशिएशन पर आमादा किया जाए। तो वो सर्ज भी वापस चली गई, पैसा भी खर्च हुआ और वो वीक भी नहीं हुए बल्कि उससे ज्यादा ताकतवर हो गए। तो उनका यह कहना है कि आप अब अपने जनरल्स की बात ना सुने और उसको ओवर रूल करें। अगर वो ये कहते हैं कि 2014 के बाद भी आपको रहना है, आप फौरी तौर पर विदाउट एनी डिले वहां से निकल आए। तो मैंने ये एडिटोरियल चुना सिर्फ इसलिए, एक आखिरी पॉइंट के लिए, कि ये पॉलिटिकल लीडरशिप को अमेरिका के अखबार भी कह रहे हैं, हम भी अपनी पॉलिटिकल लीडरशिप को ये कहना चाहते हैं कि अपने पैरों पर खड़े हो जाओ, अपने फैसले पाकिस्तान की तरजीहात के मुताबिक करने की हिम्मत ले आओ, तो अवाम आपको अबेंडन नहीं करेंगे और ओवर रूल करें हर उस बात को जिसमें दहशत, खून और बंदूक का इस्तेमाल हो। ठीक है, प्रोग्राम का वक्त खत्म हो गया। आफ्ताब साहब बहुत शुक्रिया, आप टाइम निकाल कर हमारे प्रोग्राम आप नाराज तो नहीं है ना? आपकी बड़ी ज़रा नवाजी का और इतनी आपने गुफ्तगू फरमाई। जी हाँ, बहुत शुक्रिया आपका। प्रोग्राम का वक्त खत्म हो गया। प्रोग्राम के लिए आप हमें फीडबैक दीजिए, खबर@duniatv.tv पर। हमें इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।